सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसमें हम रेंज, रैंक, नल स्पेस और नलिटी अच्छे से देख चुके हैं कि भाई उनकी डेफिनेशंस क्या है और कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आ रही बात समझ में? तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हम उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक, रेंज, नल स्पेस और नलिटी से रिलेटेड ही हम क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप वो देख लें, वरना दिक्कत आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना है, शो दैट द मैपिंग टी फ्रॉम V2 टू V3। हमारे पास देखो एक वेक्टर स्पेस V2 है, एक वेक्टर स्पेस V2 है और दूसरा वेक्टर स्पेस क्या है मेरे पास, V3। हरी बात समझ में इतनी? और हमारे पास T क्या है, यहाँ पे कोई मैपिंग है। और ये मैपिंग किस तरीके से काम कर रही है, देखो ये बात ध्यान से समझनी है कि मैपिंग किस तरीके से काम कर रही है, वरना क्वेश्चन कोई सा नहीं होगा। अगर मैं कोई एलिमेंट ए बी टाइप का यहाँ ले रहा हूँ, जो कि 2 डायमेंशनल मेरे पास कोई वेक्टर है जो V2 के अंदर है, 2 डायमेंशन, और जैसे मैंने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन T लगाई है, क्या काम कर रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी कॉमा बी, ये इसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है, जो एलिमेंट यहाँ लिया है मैंने, x प्लस वाई पहला कोऑर्डिनेट बना रहा है, x माइनस वाई सेकंड कोऑर्डिनेट बना रहा है, और जो y वाला है वो सेम टू सेम रख के थर्ड कोऑर्डिनेट बना रहा है। इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से ये मैपिंग काम करती है। तो पहला पर्पस हमारा क्या है, इसे हमें शो करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वेक्टर स्पेस V2 से V3 तक, और सेकेंडली हमें रैंक, रेंज, नल स्पेस और नलिटी निकालनी है इसी ट्रांसफॉर्मेशन T की। तो 5 काम करने हैं सिंपली। तो ध्यान से करके देखते हैं। पहला काम क्या है हमारा, पहला है हमें T को क्या प्रूव करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या प्रूफ करना है, टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताई थी। अगर मेरे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा है तो क्या हो जाएगा, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो भी लेंथी हो जाएगी सिंपली, और सेकेंडली कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। हरी बात समझ में? तो आप पहले जाके देख लीजिएगा क्या थी हमारे पास। यहाँ कोई वेक्टर थे अल्फा बीटा, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा इसमें पक्का लाया करेगा। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से हमारे पास सब स्पेस की प्रॉपर्टी से ए अल्फा प्लस बी बीटा भी V2 में लाया करेगा। जैसे इसके ऊपर मैपिंग लगाऊंगा टी, तो वो कैसे बिहेव करेगी, टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वरना नहीं है। तो मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन से मैंने पहले कराए थे। पहले आप ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाल लीजिए, टी अल्फा टी बीटा निकाल लीजिए। देखो कैसे करोगे। मान लो फिलहाल अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास किस वेक्टर स्पेस में है, V2 R में, इस वाले में। तो किस तरीके से बिहेव करेंगे बताओ। अल्फा बीटा कैसे, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा को लिख सकता हूँ A1 B1, ठीक है, और बीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 B2। यहाँ से A1 B1 A2 B2 कहाँ से आ रहे, सारे के सारे फील्ड एलिमेंट्स रियल नंबर में से आ रहे हैं। फील्ड कौन सी हमारे पास, रियल नंबर। ठीक है, तो अल्फा बीटा निकल गया हमारे पास। सिंपली ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाल लो, कितना आएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालो सिंपली। क्या क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा। अल्फा की जगह वैल्यू रख दो, कितनी है, A1 B1 प्लस बीटा की जगह रख दो, कितनी है, A2 कॉमा B2। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ए वन प्लस बी बी टू बी ए टू, ए बी वन प्लस बी बी टू। ये मेरे पास क्या आ गई, ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू आ गई। अरे इतनी आसान में हम क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे इसका। नंबर 1 कह लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर मैपिंग लगाने से पहले आप टी अल्फा टी बीटा निकाल के अलग से रख लो, ताकि आखिरी में लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड प्रूव करने में हमें हिंट मिल जाएगी करना क्या है। आ रही बात समझ में? तो पहले टी अल्फा निकालो, टी अल्फा कितना आ जाएगा बताओ, बताओ जी, टी अल्फा कितना आ जाएगा, रख दो। अल्फा कितना रखना है, A1 कॉमा B1 रख दिया मैंने, A1 कॉमा B1। अब देखो मैपिंग कैसे काम कर रही है, A1 B1 रख दिया मैंने। पहले तो दोनों को ऐड करना है, फिर दोनों को माइनस करना है, दूसरे वाला एज इट इज रखना है, यानी कि A1 प्लस B1 कॉमा A1 माइनस B1, और तीसरे वाला सेम टू सेम रखना है। अरे इतनी आसान में। ऐसी टी अल्फा टी बीटा निकाल लो, कितना है मेरे पास, क्या लिया था मैंने, अल्फा बीटा। टी बीटा निकाल लो, कितना है, बीटा कितना है, A2 कॉमा B2। क्या लिखूंगा, पहले दोनों को ऐड करना है, फिर दोनों को माइनस करना है, और दूसरे वाला सेम टू सेम रखना है। मैपिंग हमारे इस तरीके से काम करती है। तो नंबर 2 हो गया है और ये नंबर 3 हो गया। अरे इतनी आसान में अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, देखो लेफ्ट साइड लेके चलो। क्या है लेफ्ट साइड हमारे पास, नाउ क्या लेके चला, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। क्या लेके चला, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। रख दो जी। ए अल्फा प्लस बी बीटा भी निकाला मैंने, ऊपर क्या है बताओ, A1 प्लस बी A2, AB1 प्लस बी B2। ठीक है, ये वाला स्टेप एक बार चेक कर लीजिए, A1 BA2 और मेरे पास AB1 और BB2। ठीक है, सही है हमारे पास। अब देखो फिर से, ये पूरा एक कोऑर्डिनेट, ये पूरा दूसरा कोऑर्डिनेट, उस पर मैपिंग T लगा रहा हूं मैं। ये पूरा का पूरा A की तरह काम कर रहा है, और ये पूरा का पूरा B की तरह काम कर रहा है। तो लगा दो, क्या करना है, पहले दोनों को ऐड करना है,
फिर दोनों को माइनस करना है और दूसरे वाला कोऑर्डिनेट सेम टू सेम रखना है। इस तरह 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट बनाना। बनाओ, क्या लिखूं बताओ? चलो नीचे लिख लेता हूँ, देखो कैसे करूँ। यहाँ लिख लो, पहले बार दोनों को ऐड करो, AA1 प्लस BA2 एंड प्लस AB1 प्लस BB2, दोनों को ऐड कर दिया, कॉमन लगाया, पहला कोऑर्डिनेट बन गया A प्लस बी, दूसरे वाला क्या है A माइनस बी, दोनों को माइनस करो, AA1 प्लस BA2 माइनस AB1 प्लस BB2, ये सेकंड कोऑर्डिनेट बन गया मेरे पास। और थर्ड वाला कैसे लिखा जाएगा? सेम टू सेम, यानी कि AB1 प्लस BB2, ये वाला सेम टू सेम आ गया। ये बन गया मेरे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट आफ्टर अप्लाइंग मैपिंग सिंपली। ठीक है, मैपिंग अप्लाई करते हैं हमारे पास 2 डायमेंशन से क्या बन गया? ये 3 डायमेंशन बन गया। फिर टर्म्स को इकट्ठा करो। देखो अब टर्म्स को इकट्ठा कैसे करना है, मैंने आपको तरीका पहले ही बताया था। जो भी ए और बी वाली टर्म्स है उन्हें अलग करो। बताओ, ए वाली टर्म दिख रही है ए और ये रही मेरे पास ए, इन्हें अलग कर लो। बताओ कितना आ जाएगा? ए बाहर निकालना मैंने, क्या बचेगा? A1 प्लस B1, और यहां से मैंने B बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा? A2 प्लस B2। ये बात मैं अच्छे समझा चुका हूँ। यहाँ से बताऊँ दोनों में से क्या निकलेगा? A बाहर निकाल दूँ, क्या बचेगा? A1 माइनस B1, यहाँ से B बाहर निकाल दे, क्या बचेगा? A2 माइनस B2, मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे वाले में तो सेम टू सेम यही है, AB1 प्लस BB2, इसमें से कोई चीज हमारे पास बाहर नहीं निकल रही। अरे इतना समझ तरीके से देखो ध्यान से, इसे मैं रब कर रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं हमारे पास। ठीक है, देखो ध्यान से समझना बात को, क्यों मैंने टी अल्फा और टी बीटा निकलवाया था। देखो ध्यान से, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आपको क्या लिखना है? ए, ये मेरे पास क्या है? A1 प्लस B1, A1 माइनस B1 कॉमा B2 प्लस B, A2 प्लस B2, A2 माइनस B2 कॉमा B2। यहाँ हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये आएगा B1 और ये आ जाएगा B2। ये हमें डायरेक्ट लिखना है। कैसे लिखा? देखो ध्यान समझो बात को, हमें क्या प्रूफ करना था? टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। मैंने क्या करा? ए को तो एज इट इज रख दिया, टी अल्फा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, टी अल्फा ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो रख चुका हूँ, बी मैंने रखा और जो टी बीटा मैंने निकाला था। ठीक है, ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से बात को समझो, इस स्टेप और स्टेप को कंपेयर करो कि हमने सही लिखा है नहीं लिखा। करो इसे, ए को मैं जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ए इंटू A1 प्लस B1, और जब एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड करूंगा प्लस B A2 प्लस B2, देखो ये वाला बन जाएगा हमारे पास, सेम टू सेम ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा। A1 प्लस B1 पहला कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, प्लस B A2 प्लस B2 सेकंड कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा। अगला वाला चेक करो, A इंटू A1 माइनस B1, हाँ जी ये रहा, A इंटू A1 माइनस B1 ऐसे, प्लस B A2 माइनस B2 सेकंड कोऑर्डिनेट मिल गया। थर्ड वाला देखो, AB1 प्लस BB2, AB1 प्लस BB2, यानी कि इसके बाद आपको सीधा ये स्टेप लिखना था। अभी सोचना बहुत मुश्किल है कि कैसे लिखना, इसलिए मैंने टी अल्फा टी बीटा पहले से निकलवा लिया था ताकि आपको आखिरी में हिंट मिल सके। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है हमारे पास, ये निकाल के रखना पड़ेगा ताकि आप कंपेयर कर सको। वरना अगर डायरेक्ट सोच पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट सोच पा रहे हो, लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा सा। हरी बात समझ में इतनी? तो देखो ये हमारे पास आंसर वेरीफाई हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ बताओ फटाफट? ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, ये पूरा का पूरा क्या बन के आया? टी अल्फा, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया? टी बीटा। ठीक है, हमने रखी थी टी अल्फा टी बीटा की वैल्यू, वो बतानी नहीं है टीचर को, ठीक है ना? ठीक है, तो ये हमारे पास टी अल्फा बन के आएगा, ये टी बीटा बन के आएगा। ठीक है, ताकि हमारा आंसर मैच कर जाए। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, टी अल्फा प्लस ए टी बीटा प्लस टी बीटा क्या आ गया मेरे पास? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आ रही बात समझ में? तो कुछ नहीं करना, पहले अल्फा बीटा लेके चला, जो कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट थे, ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि इसी के ऊपर हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। टी अल्फा टी बीटा सिर्फ साइड में निकालने के लिए रखा, टी बीटा हमने साइड में सिर्फ निकाल के रख लिया ताकि आखिर में हिंट मिल सके हमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। वैल्यू रखी। इस स्टेप के बाद बस यहाँ ये ट्रिक याद रखनी है आपको, और ट्रिक भी क्या समझा चुका किस तरीके से करना है। इसके बाद ये स्टेप आएगा आपके पास, अब यहाँ से सोचना मुश्किल है, तो आपको पता है आपको क्या प्रूफ करना है। टी अल्फा की वैल्यू चुपचाप से उठा के यहाँ रख दो, टी बीटा की वैल्यू चुपचाप से उठा के यहाँ रख दो, और अगले स्टेप में टी अल्फा टी बीटा लिख दो ताकि आपका प्रूफ हो जाए। लेकिन हाँ याद रखना, इसे करने के बाद एक बार चेक जरूर करना कि दोनों कंडीशन मैच कर रही है नहीं कर रही है। अगर ये मैच नहीं कर रही है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये बात भी याद रखनी है। तो क्वेश्चन में क्या है, चलो शो करो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन अगर कहते हैं कि चेक करनी है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसा काम। तो कैसे चेक करोगे? इसे और इसे वेरीफाई करो कि दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे। जैसे मैंने अभी करा था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, मैच करो सिंपली, सेम आ रहे हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर नहीं आ रहे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास।
आ रही बात समझ में इतनी? तो पहली चीज हमें प्रूव करनी है, तो टी हमारे पास क्या प्रूव हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आ रही बात समझ में? ये हमारे पास पहला पार्ट था, लिखिए से फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं, हमें क्या निकालना है, रेंज, रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी। ठीक है, तो हमें रेंज निकालनी है। तो क्या बताया मैंने, रेंज बताओ क्या होती है। चलो पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। रेंज जिसे हम आर टी से रिप्रेजेंट करते थे, क्या होती थी रेंज? मेरे पास दो वेक्टर स्पेस है, एक v2r दे रखा है यहाँ पे, और एक दे रखा है मेरे पास v3r। ठीक है, तो रेंज क्या है, इन सारे एलिमेंट्स की जो भी इमेज बन के आएगी वो हमारे पास क्या थी, रेंज सेट थी हमारे पास। तो अगर यहाँ कोई अल्फा है, उसमें मैंने मैपिंग टी लगा दी, टी लगाई, तो क्या आ गया, टी अल्फा इमेज बन के आई। क्या बन के आई, टी अल्फा इमेज बन के आई। तो वो सारे एलिमेंट्स किसके, वी के, हम वेक्टर स्पेस वी लेते थे, अल्फा कहाँ से ले रहे हैं हम, यू में से। यानी कि हम अल्फा कहाँ से, एलिमेंट सारे डोमेन में से, उन सब की इमेज का जो भी सेट बन के आएगा उसे हम रेंज सेट आर टी कहते थे। और इतनी आसान में तो हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी, रेंज की। मैंने आपको क्या बताया था, क्या अप्रोच करनी है। मुझे पक्का पता है V2R क्या है, मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, तो इसका अपना एक स्टैंडर्ड बेसिस होगा 2 डायमेंशन वाला। ठीक है, क्या होगा इसका अपना एक स्टैंडर्ड बेसिस होगा, लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2R। क्या होगा मेरे पास, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1,0 और 1,0 और 0,1, ये मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस होगा इसका 1001। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड बेसिस का, वहाँ वो बात तो पक्की है कि आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है कि इसकी स्पैनिंग से, इन दो वेक्टर्स की स्पैनिंग से, यानी कि मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे करता रहूंगा, जो सारे के सारे सेट बन के आएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, उस ये पूरे के पूरे V2 को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। क्या मतलब कि ये दो वेक्टर्स सफिशिएंट है इस पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते थे कि इसकी बेसिस में जो लीनियर स्पैनिंग होती थी वो V2R को, यानी कि वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देती थी, इतनी सी बात थी। इसका मतलब क्या है, अगर दो एलिमेंट इसमें 1001 है, दो एलिमेंट इसमें 1001 है, असल में दिखने में ये दो है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन से ये पूरे के पूरे डोमेन के सेट को जनरेट कर देगा। डोमेन का सेट क्या है यहाँ पे, ये V2R, इसे हम डोमेन का सेट कह रहे हैं सिंपली, इन्हीं की इमेजेस देखेंगे हम, इन्हीं की इमेजेस क्या देखेंगे हम कि रेंज सेट में क्या है, इन्हीं एलिमेंट्स की इमेजेस आ रही है हमारे पास। आ रही बात समझ नहीं? तो ये दो एलिमेंट्स इस पूरे के पूरे V2R को जनरेट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स इसके सारे डोमेन के एलिमेंट्स को जनरेट कर देंगे। तो अगर मैं इन सिर्फ दो एलिमेंट्स की मैपिंग ले लूं, अगर मैं सिर्फ इन दो एलिमेंट्स पे ये मैपिंग लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है, हमें डोमेन के जितने भी सारे एलिमेंट्स है सबकी इमेज मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? देखो इसका मतलब क्या है, पहले मैं T01 लिख रहा हूं और फिर T10, इन दो वेक्टर एलिमेंट्स की इमेज निकाल रहा हूँ, क्या आ जाएगी बताओ जी। कैसे काम कर रहा है मैपिंग, मैंने अभी बताया था, पहले दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को माइनस करो, और फिर आखिरी वाला एज इट इज रख दो। कितना आ गया, 1 - 1 1। इसमें पहले दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को माइनस करो, और दूसरे वाला एज इट इज रख दो। कितना आ गया, 1,1,0। यानी कि इस एलिमेंट की इमेज क्या आ गई, 1 - 1 1, और इस एलिमेंट की इमेज क्या आ गई, 1 1 0। ये मेरे पास आ गई। आ रही असल में उसका मतलब क्या हुआ, देखो इन दो एलिमेंट्स ने पूरे के पूरे डोमेन के सेट को जनरेट कर दिया। तो जो इनकी इमेजेस बन के आई ये दो, ये पूरे के पूरे आरटी को, यानी कि रेंज सेट को जनरेट कर देगी। यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स की स्पैनिंग के बाद पूरा का पूरा रेंज सेट जनरेट हो जाएगा। अरे बस में तो यानी क्या कहना चाहता हूं हमारे पास कि 1 - 1 1 1 1 0 स्पैन, या तो स्पैन कह लीजिए या जनरेट कह लीजिए, स्पैन कह लीजिए या फिर जनरेट कह लीजिए। क्या जनरेट कर देंगे हम, दिस टू एलिमेंट्स स्पैन और जनरेट दी आरटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि दो एलिमेंट्स काफी हैं पूरे के पूरे रेंज सेट को जनरेट करने के लिए। आ रही इतनी बात समझ में? चलो मैं एक डाल लेता हूँ सिंपली। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपली। हमारे पास क्या है, मैंने दो एलिमेंट्स लिए वेक्टर स्पेस में, क्या क्या है 1001, दो एलिमेंट्स मैंने यहाँ ले लिए। ये किसके एलिमेंट्स है, डोमेन के एलिमेंट्स है हमारे पास। तो जो मैंने की इमेज निकाल ली आफ्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या आई है 1 - 1 1, और सेकंड इमेज हमारे पास क्या आई है 1 1 0। ये हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए सिंपली। तो ये जो बेसिस के दो एलिमेंट्स थे हमारे पास 10 01, ये दो एलिमेंट्स थे, ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे डोमेन को जनरेट कर रहे हैं भाई, क्योंकि बेसिस है, पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस V2 को जनरेट कर देंगे। तो जो उनसे बनने वाली इमेज है ये दो, ये भी वही तरीके से बिहेव करेगी, ये पूरे के पूरे रेंज सेट को जनरेट कर देगी, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स असल में क्या है, सारे डोमेन के ही तो एलिमेंट्स है सारे के सारे। अरे बात समझ नहीं, ये सारे के सारे हमारे पास डोमेन के ही एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे डोमेन एलिमेंट जनरेट कर देगी। और क्योंकि सारे डोमेन्स के एलिमेंट आ गए तो उनकी हर एक की इमेज ले रहा हूं मैं, तो ये दो एलिमेंट्स भी पूरे के पूरे रेंज सेट को जनरेट कर देंगे।
आ रही इतनी बात समझ में अच्छे से? ठीक है, तो पहला काम तुम्हारा हो गया। पहला काम क्या था? रेंज सेट निकालना। तो रेंज सेट क्या है हमारे पास? ये दो एलिमेंट्स की स्पैनिंग के बाद पूरा का पूरा आरटी जनरेट हो जाएगा, तो यही हमारे पास क्या है? रेंज सेट होगा। आ रही बात समझ इतनी? अब सवाल है कि रैंक निकालनी है। क्या निकालनी है? रैंक। रैंक मैंने आपको अच्छे से बता सकती है रैंक क्या होती है। रैंक तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये ना पता हो, यानी हमें आरटी की रैंक निकालनी है। किसकी? इसकी। ठीक है, आरटी हमारे पास क्या है? जो हमारे पास रैंक होती है वो असल में क्या होती है? इसी आरटी की डायमेंशन कहलाती है। इसी रैंक की क्या कहलाती है? आरटी की डायमेंशन कहलाती है। तो अगर मुझे रैंक निकालनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, मैं गलती से आरटी कह रहा था, ठीक है, रैंक अगर मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की निकालना है तो असल में मुझे क्या निकालना है? आरटी का डायमेंशन निकालना है। अब डायमेंशन किसका निकलता है बताओ फटाफट? डायमेंशन तब तक नहीं निकल सकता जब तक मुझे इसका बेसिस ना पता हो। जब तक मुझे आरटी का बेसिस ना पता हो। बेसिस क्या सेट होता है हमारे पास? ऐसा सेट जिसके वेक्टर्स आपस में एलाई होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट, और सेकेंडली उनके स्पैनिंग से पूरा का पूरा आरटी जनरेट हो जाता है। हरी बात समझ में? मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका पिछली वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके। तो हम क्या करेंगे, देखो दो ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? 1 -1 1, और दूसरा कौन सा दिख रहा है? 1 1 0। अभी मैं रिसेंटली अभी अभी प्रूफ करके आया हूं कि इसकी स्पैनिंग से आरटी जनरेट हो जाएगा। अभी अभी मैं आपको बता के आया हूं, बात अच्छे से कंफर्म करके आया हूं कि ये दो एलिमेंट्स इस पूरे के पूरे रेंज सेट को जनरेट कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इन दो वेक्टर्स की स्पैनिंग के बाद आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ये आरटी को जनरेट कर देंगे। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, बेसिस की पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी क्या सेटिस्फाई करनी है? कि ये भाई ये दो वेक्टर्स आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। चेक कर लो, देखो कर सकते हो चेक? बताओ कैसे करोगे? बाय डेफिनेशन। बताओ जी, बाय डेफिनेशन कैसे करोगे? क्या लिखते थे हम? a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 किसके को लगते थे? जीरो। यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन दो वेक्टर्स का किसके को लगते थे? जीरो वेक्टर के। और चेक करते थे कि a1 a2 का नेचर कैसा है। तो वही कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बताओ। अल्फा 1 कितना है? 1 -1 1। ठीक है, और मेरे पास अल्फा 2 कितना है भाई साहब? ये है 1 1 0 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, कर लो अंदर मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? a1 प्लस a2, आगे कितना आ जाएगा? माइनस का a1 प्लस का a2, और लास्ट में कितना आ जाएगा मेरे पास? a1 आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को इकट्ठा करो बस, a1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस a2, और सेकंड वाला एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 भी कितना आ गया? जीरो। माइनस a1 प्लस a2 भी कितना आ गया? जीरो। a1 भी कितना आ गया? जीरो। ये थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट लिखूंगा ना, 0,0,0, तो देखो a1 तो जीरो आ गया, और इसमें रख दो, चाहे भाई साहब इसमें रख दो, हमारे पास a1 भी जीरो हो गया, हमारे पास a2 भी जीरो हो गया, हमारे पास a1 a2 जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है मेरे पास? ये जो मैंने सेट मानना था, S1 मानना था, ये क्या है मेरे पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट है हमारे पास। इसके वेक्टर्स कैसे है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसे मिटा देता हूं। देखो हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि जो S1 है वो क्या प्रूव कर दिया हमने? S1 इज बेसिस ऑफ रेंज सेट आरटी। क्योंकि जब तक आप आरटी का कोई बेसिस नहीं बनाओगे तब तक आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेसिस के कितने एलिमेंट्स है वही असल में क्या होती है? डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस V है, उसका मैंने कोई सबसेट S लिया जो कि क्या है? बेसिस है। बेसिस का मतलब क्या है? इसके S के वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इसकी स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस V जनरेट हो गया। तभी हम क्या कहते थे कि इस सेट में जितने एलिमेंट्स है वही, इस सेट में जितने एलिमेंट्स है इसमें S में, वही V की क्या कहलाती थी? डायमेंशन कहलाती थी। वही क्या कहलाती थी? V की डायमेंशन। तो NS का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S। वही क्या होती है? डायमेंशन है। तो यहाँ क्या अप्रोच है? यहाँ भी अप्रोच वही है, सेम टू सेम। हमारे पास क्या है? हमारे पास आरटी एक वेक्टर स्पेस है। हमारे पास आरटी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। मैंने प्रूव किया सब स्पेस पिछली वाली वीडियो में, थ्योरम में बताया था आपको। इसका कोई सेट मैंने एस मान लिया, ये एस यही था, ये रहा छोटा बच्चा। ठीक है, 1 -1 1, और सेकेंडली 1 1 0, ये है मेरे पास सेट। ठीक है, इसकी स्पैनिंग से पूरा का पूरा आरटी अभी हमने प्रूफ किया, पूरा का पूरा आरटी जनरेट हो रहा है रेंज सेट। और सेकेंडली क्या प्रूफ कर दिया? इसके वेक्टर्स क्या है आपस में? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वेक्टर्स क्या है हमारे पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट। S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि स्केलर एलिमेंट जीरो आ रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजें कंडीशन प्रूव हो गई, यानी कि S1 क्या हो गया? इसका बेसिस हो गया आरटी का। तो अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ, अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ किसकी? आरटी की, कितनी आ गई मेरे पास? बताओ जी कितनी आई एलिमेंट? 1 2। डायमेंशन कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई। ठीक है, और इसी डायमेंशन ऑफ आरटी को हम क्या कह रहे हैं अभी तक? क्या कह रहे हैं? रैंक।
रैंक को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, बताओ फटाफट। रैंक को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, हाँ जी म्यूटी से ना, रोटी से, ठीक है। तो रोटी कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, 2 आ गया। बताओ जी आगे बात समझ में इतनी। तो रेंज हमारे पास क्या आया, 1 -1 1 1 0 1 से जो भी सेट पूरा जनरेट होकर आएगा वही हमारे पास क्या है, रेंज सेट है। और सेकेंडली हमारे पास रैंक कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। रैंक क्या आती है, डायमेंशन ऑफ रेंज सेट, वो कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। अरे बस हमें किस तरीके से क्वेश्चन में अप्रोच करना है, ठीक है, लिखिए से फटाफट। तो लास्ट चीज देखते हैं हमारे पास क्या है, नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ टी। ऑलरेडी हम सारे देख चुके हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज और रैंक निकाल चुके हैं। अब नल स्पेस क्या होता था आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V2 दे रखा है यहाँ पे, V2R कहां से कहां तक है, V3R तक है, कि कोई मैपिंग T है मेरे पास। नल स्पेस का मतलब क्या होता है, जिसे हम NT से रिप्रेजेंट करते थे, किससे, NT से रिप्रेजेंट करते थे वो सारे डोमेन के एलिमेंट्स, डोमेन यहाँ पे क्या है V2, वो सारे डोमेन के एलिमेंट्स जिनकी इमेज कितनी आती है मेरे पास, 0 वेक्टर ऑफ V3R, ये मेरे पास होता है। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स इनकी मैपिंग कहाँ पे जाके मैच करती थी, इसकी 0 वेक्टर पे मैच करती थी। तो उससे हम क्या कहते थे, नल स्पेस, या फिर रिप्रेजेंट किससे करते थे, NT से रिप्रेजेंट करते थे। हरी बात समझ में इतनी। अब तो किस तरीके से निकाल लोगे, देखो अप्रोच देखना ध्यान से। डायमेंशन तो मैंने आपको निकालने बता रखी है, समझा दूंगा। मेन है कि NT कैसे निकाल लोगे। मान लो फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट AB है, यहाँ पे कोई एलिमेंट AB है, और हमें देखना है इसकी इमेज यहाँ पे मान लीजिए 0 आ रही है। मान लीजिए हमारे पास की इमेज क्या है, मेरे पास 0 है। तो हमें देखना है कि AB एलिमेंट्स क्या आएंगे। देखो कैसे अप्रोच करोगे, देखो बहुत आसान चीज है। लेट कर लो फिलहाल के लिए कोई AB एलिमेंट्स हमारे पास NT में है। भाई मान लो कोई भी हमारे पास AB एलिमेंट्स नल सेट में है, हमारे पास नल स्पेस में है, हमने मान लिया। अब क्योंकि अगर वो NT में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो भी उसकी इमेज आएगी वो कितनी आएगी, 0 वेक्टर आएगी हमारे पास, किसकी, V3 की। AB कैसे काम कर रही है, ऊपर देखो कैसे काम कर रही है, पहले दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर दोनों माइनस हो रहे हैं, और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट सेम टू सेम। अब क्योंकि 0 वेक्टर 3 डायमेंशन है तो मैंने इसे 3 डायमेंशन के इक्वल रख दिया। हरी बस में इतनी। अब मैं कंपेयर करूंगा तो A प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 0 के, A माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 0 के, और B भी किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब क्योंकि B 0 है, जैसे ही इसमें और इसमें रखूंगा तो मेरे पास A भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैंने मान लिया कि AB कोई एलिमेंट नल स्पेस NT में है। अगर NT में है मेरे पास, नल स्पेस में है, तो उसकी इमेज पक्का कहाँ पे मैप होगी जाके, 0 वेक्टर पे रख दिया मैंने 0 के। और देखा कि मैंने AB किस तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि AB का आंसर क्या आ रहा है, A भी 0 आ गया, B भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, असल में A भी नहीं है, ये क्या है मेरे पास 0 0 है। यानी कि हमारे पास नल स्पेस NT में सिर्फ एक ही वेक्टर है, और वो है मेरे पास 0,0। अगर बाई चांस मेरे पास AB की वैल्यू मल्टीपल आती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते, ठीक है, तो के मान के हम उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालते सिंपली। तब कह सकता था कि नल सेट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ तो A और B दोनों क्या आ गए, 0 आ गए। यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास नल स्पेस में, वो क्या है, 0,0 है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, NT हमारे पास असल में क्या है, NT इज 0 सब स्पेस। क्या है, 0 सब स्पेस, किस चीज का, V2 का, V3 का, V2 का। ये बात ध्यान रखनी है हमारे पास कि नल स्पेस में हम डोमेन में वर्क कर रहे हैं, और रेंज सेट में कोडोमेन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो NT कितना आ गया मेरे पास, 0 सब स्पेस है हमारे पास। तो पहला काम कंप्लीट हो गया नल स्पेस का। कितना आ गया मेरे पास नल स्पेस, 0,0, सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, ठीक है। अब डायमेंशन निकालनी है रैंक की, तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बेसिस बोसिस कुछ नहीं करना। सबसे आसान सा फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था वो, रैंक ऑफ T प्लस रैंक ऑफ NT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। हम क्या लेंगे यहाँ पे, V2, क्या लेंगे हमारे पास, वेक्टर स्पेस V2। हरी बात समझ में, कि रैंक ऑफ T प्लस रैंक ऑफ NT किसके इक्वल आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ V2 के इक्वल आ जाएगी। क्यों, हमारे पास V2 क्या है, फाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस, यहाँ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, लेकिन जो एलिमेंट हम लेके चले हैं V2, ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन ये थी, रो T प्लस म्यू T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, ये हमारे पास कंडीशन होती थी, ठीक है। रिलेशन है हमारे पास किस किस में, रैंक ऑफ रेंज सेट हमारे पास किस किस में थी बताओ, रैंक में, नलिटी में, और तीसरी डायमेंशन ऑफ U, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, इन तीन में हमारे पास रिलेशन थी। तो रिसेंटली आपने रोटी अभी पीछे निकाल लिया, कितनी आई थी मेरे पास, 2, म्यूटी, नलिटी निकाल लिया। याद रखना ये हमारे पास म्यूटी क्या है, नलिटी है मेरे पास। नलिटी क्या होती थी, डायमेंशन ऑफ NT, ये मुझे निकालनी है सिंपली। और लास्ट में हमारे पास डायमेंशन ऑफ U कितना है, 2, V2 है ना, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट।
तो स्टैंडर्ड बेसिस में 2 वेक्टर है, तो इसका जो मेरे पास बेसिस बनेगा स्टैंडर्ड बेसिस उसमें भी सिर्फ 2 ही वेक्टर आएंगे, तो इसका भी हमारे पास डायमेंशन कितना हो गया 2। तो यहाँ से म्यू2 कितनी आ गई मेरे पास 0, यानी कि हमारे पास नलिटी कितनी आ गई 0। आ रही बात समझ में? यानी कि देखो 0 का मतलब क्या है, डायमेंशन 0 आ गया, यानी कि नल स्पेस में कोई भी ऐसा एक वेक्टर नहीं है जो पूरे के पूरे एंटी सेट को जनरेट कर दे हमारे पास। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है मेरे पास, तो जनरेट किससे करेंगे हमारे पास? आ रही बात समझ में? तो एंटी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पूरे के पूरे एंटी को क्या कर दे, जनरेट कर दे। आ रही बात समझ में इतनी? तो हमारे पास नलिटी कितनी आ गई है 0। ये हमारे पास क्या है नलिटी, नलिटी कितनी आ गई है मेरे पास 0 आ चुकी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। आ रही बात समझ में किस तरीके से वर्क करना है हमारे पास? तो फिर से देखो एक बार क्विक रिव्यू दे रहा हूँ क्या करना है, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या प्रूफ करना है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। सेकंड रेंज, रेंज क्या होती है हमारे पास, इन सब एलिमेंट्स की इमेजेस हमारे पास। तो स्टैंडर्ड बेसिस इसका लेके चला, उन स्टैंडर्ड बेसिस में जो भी एलिमेंट्स उनकी इमेजेस निकाल ली मैंने, निकालने के बाद वो पूरे के पूरे आरटी को जनरेट कर देगी, वो मेरे पास रेंज आ गई। रैंक कैसे निकलेगी, जो भी इमेजेस बन के आई है मेरे पास, 2 थी या 2 आई थी बन के, उन 2 को चेक करा कि भाई वे लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। देखो उनके स्पैनिंग से आरटी तो जनरेट होगा, वो ऑलरेडी रेंज से पता चल चुका है। अब ये देखना है कि वे दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर है तो ये 2 इमेज जो आई थी मेरे पास वो क्या बन गई थी मेरे पास, बेसिस का सेट बन गई थी, और डायमेंशन कितना आ गया था मेरे पास 2 आ गया था। नल स्पेस में क्या है, कोई भी एक वेक्टर एलिमेंट लेके चलेंगे, मान के चलेंगे कि वो एंटी में है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो मैपिंग लगाने के बाद चेक करेंगे कि ए बी का नेचर कैसा आ रहा है। ए बी यहाँ 0 0 आ गया मेरे पास, सिर्फ ए की कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बाय चांस ए बी की वैल्यू मल्टीपल होती, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए कितना होता है 2 के और बी कितना था 3 के, अब के की वैल्यू चेंज होती रहेगी बार बार, तो बहुत सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं, तो नल स्पेस में वो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं मेरे पास सिंपली। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ 0 0 बन के काम खत्म हो गया, यानी कि नल स्पेस के सेट में सिर्फ हमारे पास 0 वेक्टर है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं 0 सब स्पेस कह रहे हैं। और नलिटी कैसे निकाल लोगे, सिंपल फॉर्मूले से, वहां तुम्हें बेसिस का सेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लिखो सर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, लेट टी बी अ फंक्शन फ्रॉम f3 into f3 डिफाइंड बाय टी ए बी सी। हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है, हमारे पास 2 वेक्टर स्पेस है, एक तो f3 हमारे पास और दूसरा भी हमारे पास क्या है f3 है, और कोई t हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई मैपिंग है। किस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके से अगर मैं कोई 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट लेता हूँ इसके अंदर, तो ये इस तरीके से उसे मैप कर देगी, सिंपली इस तरीके से उसे कन्वर्ट कर देगी। अरे बात समझ में, अगर कोई एलिमेंट ए बी सी, कोई भी वेक्टर हमारे पास ए बी सी टाइप का f3 में है, तो हमारे पास ये इसे कन्वर्ट कर देगी इस फॉर्मेट में। अरे बात समझ में, तुम्हें सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद रैंक एंड नलिटी निकालनी है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। मैंने आपको बताया भी था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके इक्वल दिखाना है, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा के दिखाना है हमें। ठीक है, तो इसे रब कर देता हूं मैं। देखो आसान सा काम है। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, 2 एलिमेंट्स अल्फा बीटा, किस में से लेके चलेंगे, इस वेक्टर स्पेस f3 में से, जो हमारे पास डोमेन का सेट था, छोटा सा बनाता हूं, इसमें से हम क्या लेके चले, इसमें से हम अल्फा बीटा लेके चले। ठीक है, अब क्योंकि अल्फा बीटा हमारे पास f3 में, तो किस टाइप के कोऑर्डिनेट्स है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट के, तो हम लिख सकता हूं सच दैट अल्फा को क्या मान लेता हूं a1 b1 c1, और अल्फा 2 को क्या मान लेता हूं a2 b2 c2, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट। अरे समझ में इतनी। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा मुझे लेके चलना है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले ए अल्फा प्लस बी बीटा मैं निकाल लेता हूँ। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा था हमारे पास, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए अल्फा प्लस बी बीटा, टी अल्फा और टी बीटा अलग से निकाल के रख दो, ताकि आखिरी में हम उसे वेरीफाई कर सके सिंपली। यार बात समझ में इतनी। तो किस तरह करोगे, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ टी अल्फा। हाँ जी, अल्फा कितना है हमारे पास यहाँ पे a1 b1 c1। अब वो कंडीशन कैसे काम कर रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो किस तरीके से बन रहा है, पहले वाले को तो 1 से मल्टीप्लाई करा, दूसरे वाले को -1 से, और तीसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा। बाद में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। पहले वाला तो एज इट इज रखा है a1, दूसरे वाले को b1, और तीसरे वाले किससे मल्टीप्लाई करा 2 से। ये बना हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे बन रहा है, पहले वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले को 1 से, तो करो जी, पहले वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को 1 से, ये बन गया मेरे पास सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कैसे बन रहा है, पहले वाले को तो -1 से कर रहे हैं, करो जी -a1, दूसरे वाले को -2 से कर रहे हैं, -2b1, और तीसरे वाले को 2 से कर रहे हैं, 2c1। ये आ रहा है मेरे पास, रब कर देता हूँ, ये मेरे पास बन गया टी अल्फा। अरे समझ में, ऐसे टी बीटा निकाल लो फटाफट, कितना आ जाएगा, a2 b2 c2, यही हमारे पास।
रखो जी क्या आएगा सिंपली फटाफट। कैसे काम कर रही है कंडीशन, पहले वाला तो एज इट इज, दूसरे वाला माइनस करके और तीसरे वाले का ट्वाइस करके। सेकंड कैसे बन रहा है, पहले वाले का तो ट्वाइस करके, दूसरे वाला एज इट इज रख के। तीसरा कैसे बन रहा है, पहले को तो जी -1 से करो, दूसरे वाले को -2 से करो और तीसरे वाले को +2 से मल्टीप्लाई। होप से इतनी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। आगे साथ समझ में टी अल्फा टी बीटा मैंने निकाल लिया, आखिरी में वेरीफाई करने का काम आएगा। अब क्योंकि हमें लेके क्या चलना है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो पहले वही निकाल लो, ए अल्फा प्लस बी बीटा कितना होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब ए बी क्या है यहाँ पे, ये जो फील्ड है हमारे पास F3 क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। जब इस तरह से नोटेशन होता है F3 का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है और F ही दे रखा है, तो फील्ड क्या है हमारे पास F है। तो जो ए और बी है वो कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड के एलिमेंट से। हरिवसन में तो रख दो जी, अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ जी, अल्फा की वैल्यू कितनी है, A1 B1 C1। ऐसे मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी है, A2 B2 C2। अरे इतना समझ में कर लो सॉल्व, कितना आ जाएगा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, A1 प्लस BA2, A1 प्लस BA2, ऐसी AB1 और BB2, AB1 प्लस BB2, ऐसी AC1 और BC2, AC1 और BC2। ये बन गया मेरे पास कोऑर्डिनेट। मैच कर लो एक बार, A1 BA2, AB1 BB2 और AC1 BC2 आ गया। अब चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और राइट हैंड साइड चेक कर लो कि भाई आ रही है नहीं आ रही है। तो तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्या थी हमारे पास, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चले, रख दो जी, अल्फा प्लस बी बीटा कितना है, यह है मेरे पास A1 प्लस BA2 AB1 BB2 AC1 BC2, ये मेरे पास आ गया। अब इस पे क्या लगानी है, मैपिंग टी लगानी है। मैपिंग टी कैसे काम कर रही है देखो, ऊपर ध्यान से देखो, ध्यान से बहुत। पहले वाला जो है हमारे पास, जो भी पहले वाला है उसका 1 से मल्टीप्लाई है, सेकंड वाले को -1 से, थर्ड वाले को 2 से। ये पूरा एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो ये पूरा का पूरा ए की तरह ट्रीट होगा, ये पूरा का पूरा बी की तरह और ये पूरे की पूरा सी की तरह ट्रीट होगा। तो रखो जी, पहले वाला था जिटीज रखना है, थोड़ा मैं तो कर लेता हूँ। पहले वाला था जिटीज रखना है, A1 प्लस BA2। सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से कर दो जी, AB1 प्लस BB2। थर्ड वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ट्वाइस ऑफ AC1 प्लस BC2। ये बन गया मेरा पहला कोऑर्डिनेट। ऐसे दूसरा बनाओ, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बताओ जी, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करो जी से मल्टीप्लाई, AA1 प्लस BA2। ऐसे मेरे पास सेकंड वाला सेम टू सेम आएगा, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट सेम है, AB1 प्लस BB2, ये मेरे पास आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, थर्ड कैसे बनेगा, पहले वाले को तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, AA1 प्लस BA2, सेकंड वाले को -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 कितना है मेरे पास, AB1 प्लस BB2। और थर्ड वाले को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, AC1 प्लस BC2। ये बन गया मेरे पास 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स मैपिंग लगाने के बाद। आ रही इतनी बात समझ में। अब मैंने आपको इकट्ठा करने का तरीका बताया था, तो जो भी मेरे पास ए वाले टर्म्स होने इकट्ठा ले लो। ए कितना आ जाएगा, A1 माइनस B1 प्लस 2C1, A1 माइनस B1 और प्लस का 2C1। ऐसे बी वाली टर्म इकट्ठी कर लो स्केलर वाली, क्या आ जाएगी, A2 माइनस B2 और प्लस का 2C2। ये मैंने इकट्ठा कर लिया। ऐसे यहाँ इकट्ठा करो टर्म, ए वाली टर्म बाहर निकाल दी, क्या बचेगा अंदर बताओ, 2A1 प्लस B1 और बी वाली टर्म मैंने इस कोऑर्डिनेट से बाहर निकाल दी, क्या आएगा, 2A2 और प्लस का B2। क्या गया मेरे पास सेकंड वाला। ठीक है, ऐसे थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में निकाल लो, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में क्या बचेगा, प्लस का प्लस नहीं कॉमा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉमा, ये आएगा हमारे पास A1, ए निकालते ही माइनस का A1, ए निकालते ही माइनस का A1, माइनस का B1 और यहाँ प्लस का 2C1। और ऐसे बी बाहर निकालते क्या बचेगा, यहाँ से बी बाहर निकालते ही माइनस का A2, माइनस का B2 और प्लस 30। तो माइनस का A2 माइनस का B2 और प्लस का 2C2। ये बन गया मेरे पास 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट। हरी बस में निकाल दूंगा सिंपली, इसे रब कर देता हूँ। हमें सिर्फ मैपिंग की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, रैंक और नलिटी निकालनी है हमें। ठीक है, मैपिंग में काम करता हूँ, आपको साइड में लिख देता हूँ। मैपिंग क्या है हमारे पास, मैपिंग TABC किस तरह काम कर रही है,
ए माइनस बी प्लस 2c, 2a प्लस बी और माइनस ए माइनस 2b प्लस 2c। हमें सिर्फ मैपिंग की रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में, बाकी तो हम खुद निकाल लेंगे। अरे वसन में तो मैपिंग में रफ में लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था आपको, ये पूरा का पूरा क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। हमें क्या लिखना है, देखो ए जो टी अल्फा टी बीटा निकल रहा था सेम टू सेम यही लिखना है। ए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा था, a1 माइनस b1 प्लस का 2c1, 2a1 प्लस b1, और ये कितना है मेरे पास, माइनस a1 माइनस 2b1 प्लस 2c1, और ऐसे ही प्लस b इसके इक्वल रखना है। सेम टू सेम जो वेक्टर मेरे पास टी बीटा आया था, कितना आया, a2 माइनस b2 प्लस का 2c2, 2a2 प्लस b2 और माइनस का a2 माइनस का 2b2 प्लस का 2c, सेम टू सेम रखना। ठीक है, मतलब डायरेक्ट यहाँ से छापना नहीं है, इसका तरीका बता रहा हूँ। देखो कि स्टेप से ये वाला स्टेप सोचना बहुत मुश्किल से रहता है, करने वाले कर भी लेते हैं। तो देखो आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, वेरीफाई करना है यहाँ पे कि इसके बाद ये वाला स्टेप सही आ रहा है नहीं आ रहा है, दोनों को वेरीफाई करना है। अगर आ रहा है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वरना नहीं होगा। देखो ध्यान से, मैं जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा ए को इससे पूरे से, ए को इससे करूंगा तो ये बन जाएगा, फिर मैं इस बी को इस पूरे से करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बताओ, ये वाला इसमें ऐड करूंगा आफ्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ए को इससे करा बी को इससे करा, ये बन गया। अब ए को 2a1 प्लस b1 से करा प्लस b 2a2 प्लस b2, सही आ रहा है। ए को इससे करा ये रहा, और बी को इससे करा ये रहा, यानी कि सेम टू सेम इसके बाद ये स्टेप आएगा, वह वेरीफाई भी हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या बन के आया मेरे पास, टी अल्फा, और ये पूरा का पूरा क्या बन के आया मेरे पास, टी बीटा बन के आया। हरी बात समझ में इतनी, ऑल्दो हमने यहाँ से पुट करा, यहाँ से पुट नहीं करना है, सिर्फ रफ में निकाल लेना चाहिए ताकि आंसर हमारे पास सही आ जाए। आपको इस स्टेप के बाद ही वेरीफाई करना पड़ेगा सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सोचना मुश्किल रहेगा, इसलिए पहले ही निकाल लिया टी अल्फा टी बीटा, ताकि चेक कर सके कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। हरी बात समझ में, बस एक ट्रिक है और कुछ नहीं। तो यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, मैं सिंपली कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा के इक्वल है। तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन थी। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास जो मैपिंग टी है वो क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अरे बात समझ में इतनी, लिखो फिर आगे रैंक और नलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने मैपिंग ऊपर लिख दिया आपके लिए, जो क्वेश्चन में यूज होगी। सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है, रैंक। अब रैंक निकालने की सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन वाला होशियार था, उसने रैंक और नलिटी पूछ ली, हमें सीधा निकालनी है रेंज। फिर रेंज से हमारे पास क्या निकलेगी, रैंक निकलेगी। हरी बात समझ में, रैंक असल में है क्या, डायमेंशन ही तो है रेंज की। रेंज सेट जो आरटी है उसकी डायमेंशन क्या होगी, तब तक रेंज सेट ही नहीं पता होगा तो उसका बेसिस कैसे लिखेंगे, जब बेसिस लिख रहे तो रैंक कैसे निकल लेंगे। हरी बात समझ में। अब आपको समझाया भी था मैंने रैंक कैसे निकालते हैं। ये वेक्टर स्पेस F3 है, ये दूसरा वेक्टर स्पेस F3 है, और टी यहाँ पे क्या थी, मैपिंग थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डोमेन का स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर कर लेंगे। बताओ जी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ F3, हम F3 F भी लिख सकते हैं सिंपली। वेक्टर स्पेस F3 ओवर द फील्ड F क्या हो जाएगा, अगर मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। बेसिस का मतलब क्या था, ये तीन वेक्टर्स आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए, और ये तीन वेक्टर्स आफ्टर लीनियर स्पैनिंग, आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन इस पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर देंगे, वेक्टर स्पेस के सेट को जनरेट कर देंगे। यानी कि ये तीन एलिमेंट्स दिखने में तीन है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरे के पूरे डोमेन को जनरेट कर देंगे, यानी कि इस वाले वेक्टर स्पेस के सेट को जनरेट कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो यानी कि अगर मैंने तीन एलिमेंट की इमेज निकाल दूं तो असल में मैंने सारे डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज निकाल दी। तो अगर मैं पहले 30 की निकाल रहा हूं, इस वाले की इमेज T1 0 0 की इमेज निकाल रहा हूं, कैसे काम कर रहा है देखो, यहां से देखो, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का नेगेटिव, तीसरे वाले को 2 करके कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ 0। सेकंड वाले को, पहले वाले को तो 1 से मल्टीप्लाई, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले को एज इट इज रख रहे हैं। तीसरे में क्या कर रहे हैं देखो, कोऑर्डिनेट में पहले वाले को तो माइनस से, दूसरे वाले को -2 से, तीसरे वाले को +2 से। ये मेरे पास आ गया। तो क्या बन गया है मेरे पास, ये मेरे पास आया 1 2 1 = 2, ये 0 बन गया तो माइनस का बना। ठीक है, ऐसे सेकेंडली हम T 0 1 0 का निकाल देंगे। डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो मैं यहाँ 0 रखूंगा, 0 रखूंगा, काम खत्म, सिर्फ B बचेगा मेरे पास, तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ रखूंगा तो A कोऑर्डिनेट तो 0 है, खत्म। B वाला कितना है 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। थर्ड वाला क्या है, -A 0, माइनस का 2B, बीच वाले का ट्वाइस करना है माइनस के साथ, -2, तीसरे वाला 0, खत्म। ये मेरे पास आ गया।
ऐसे में तीसरा निकालना चाहूँ 0 0 1, बताओ जी क्या करोगे? ए बी कोऑर्डिनेट तो 0 है, ये भी खत्म ये भी खत्म, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया, ये भी 0 खत्म, तो बीच वाला तो 0 ही बन गया। इसमें ये भी खत्म और ट्वाइस ऑफ सी कितना बन जाएगा? 2। कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ये मेरे पास तीनों के तीनों आ गए। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे 1 0 0 था तो उसकी मैपिंग कहाँ पे हुई भाई हमारे पास? 1 2 -1 पे, 1 2 -1 पे। यहाँ कोई 0 1 0 है, इसकी मैपिंग कहाँ पे हमारे पास? -1 1 -2 पे। और अगर कोई 0 0 1 एलिमेंट है मेरे पास, उसकी मैपिंग कहाँ पे? 2 0 2। तो सीधी सी बात यही है, ये तीन एलिमेंट स्टैंडर्ड बेसिस है, पूरे के पूरे डोमेन को जनरेट कर देंगे। अब सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज निकाल दी, इन तीन की इमेज आपने जैसे ही निकाल लिया आफ्टर लीनियर मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, मैपिंग लगा के, असल में तुमने सारे डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज निकाल दी। तो ये जो तीनों बन के आया असल में क्या है, जो रेंज सेट आएगा आरटी, ये तीनों वेक्टर्स से पूरा का पूरा जनरेट कर देंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या कि 1 2 -1 -1 1 -2 2 0 2 स्पैन को और क्या कहते हैं हम? जनरेट कह लीजिए, स्पैन और जनरेट आरटी। यानी कि पूरे के पूरे रेंज सेट को, जो ये एलिमेंट का पूरा रेंज सेट बन के आएगा यहाँ पे, कितना भी हो हमारे पास, ये पूरा का पूरा आरटी जो बन के आएगा, ये तीन इमेजेस उसे पूरे सेट को जनरेट कर देगी। हरी बात में, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? डेट इज अगर मैं यहाँ पे कोई इसे सेट को नाम दे रहा हूँ, मान लो B1 कह रहा हूँ, 1 2 -1 -1 -2 2 0 2, ये क्या कर रही है? पूरे के पूरे आरटी सेट को जनरेट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास हुआ कि लीनियर इस सेट की स्पैनिंग करने के बाद, इस सेट की स्पैनिंग करने के बाद, मान लो इसमें ऐसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? ऐसे कह रहा हूँ, इस सेट की स्पैनिंग करने के बाद हमारे पास पूरा का पूरा आरटी जनरेट हो गया। हरी बात समझ में? इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते रहो, उसके एलिमेंट चेंज करते करते लीनियर कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे, और उन्हीं लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को हम क्या कहते थे? लीनियर स्पैनिंग कहते थे। यानी कि आरटी जो सेट है, ये वाला जो एस हमारे पास सबसेट इसका आया है, ये पूरे के पूरे आरटी को जनरेट कर देगा आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। डायमेंशन निकालने के दो चीजें थी, जो भी वेक्टर स्पेस है उसका एक सबसेट कंसिडर करो, ये रहा जी सबसेट उसका, उसे प्रूफ करो कि वो बेसिस होगा। बेसिस के लिए दो कंडीशन थी, पहला तो स्पैनिंग, पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा, और दूसरी क्या थी? आपस में एलआई भी होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो चेक कर लेते हैं, देखो जी कितना आसान है। क्या चेक करेंगे? बाय डेफिनेशन क्या था हमारे पास? बताओ जी। A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, मैं ऊपर क्वेश्चन में A1 B1 C1 ले चुका था। अगर आप पहले ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो वेक्टर माना था आपको A1 B1 C1 माना था, तो A1 लेने की बजाय यहाँ पे XYZ ले लेना। ठीक है, कहते हैं कि स्केलर एलिमेंट हम सेम नहीं ले सकते अगर हमने पहले उन्हें यूज कर लिया है, क्योंकि वो अलग लीनियर कॉम्बिनेशन देंगे, A1 A2 A3 XYZ अलग लीनियर कॉम्बिनेशन देंगे। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ X मान रहा हूँ, यहाँ Y मान रहा हूँ और Z मान रहा हूँ, लिख के मैंने बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, बार बार नोटेशन चेंज करते रहेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फैमिलियर हो जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा 1 कितना है बताओ? ये रहा 1 2 -1, अल्फा 2 कितना है? -1 1 -2, और मेरे पास भाई साहब ये अल्फा 3 कितना आ गया? 2 0 2 इज इक्वल टू 0 0 0। अरे वसन में अब तो कंपैरिजन में डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि क्वेश्चन लेंदी ना हो। कंपैरिजन में क्या करते हैं? सारे एक्स कोऑर्डिनेट एक साथ इकट्ठे करेंगे, सारे वाई एक साथ करके, सारे जेड करके, तीनों के तीनों किसी को लग देंगे जीरो वेक्टर के। तो ध्यान से देखो, यहाँ से एक्स आएगा, यहाँ से माइनस का वाई आएगा, यहाँ से प्लस का 2z आएगा, और किसके को लग दूंगा? जीरो वेक्टर के। यहाँ से करा 2x, यहाँ से कितना? प्लस का y, वहाँ से कितना? जीरो, किसके इक्वल? जीरो के। यहाँ आ जाओ, माइनस का x1 माइनस का 2y1, x1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है, -2y, और यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस का 2z, किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो वेक्टर। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशन बन के आई है। कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस। अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन में। होमोजीनियस सॉल्व करना सिखाया था, क्या बनाओगे? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और वहां से चेक करोगे कि इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो गया इनकंसिस्टेंट हो गया। आरिवासन में तो वही पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम फॉलो करना। आरिवासन में तो अभी मैं आपको करके ओके देखते हैं, जो वॉइस थी वो कट आउट हो गई थी बीच में, तो देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ होमोजीनियस तक हमने निकाल लिया था। अब क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और चेक करोगे कि भाई लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। मेरे पास पूरा तरीका बताया था। देखो ये क्वेश्चन में सारा का सारा टॉपिक रिवाइज हो रहा है जितने मैंने पीछे कराया है। तो क्या करें? देखो स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट इसकी। देखो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। देखो आसान सा काम है, बस मुद्दा याद रखना कि पहुंचना कहाँ तक है।
हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। तो उसके लिए हमें बेसिस का सेट क्या प्रूफ करना है, जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, बस वो ढूंढ रहा है मेरे पास। तो ये मेरे पास है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लूंगा यहाँ पे। क्या बनाओगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, तो फ्लो फ्लो में यही भूल जाता है कि करना क्या है, बस चलता रहता है मामला, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाओ पहले। कैसे बनाओगे, 1 - 1 2, 1 - 1 2, 2 1 0। कोफिशिएंट लेते हैं हम सिंपली एक्स वाई जेड के, -1 -2 और ये आ गया। इसे मैं उस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले वाली रो तो एज इट इज रहेगी मेरे पास सिंपली। सेकंड में से क्या माइनस करूंगा, बताओ जी। सेकंड में से फर्स्ट पक्का माइनस करूंगा, लेकिन कब, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसी R3 में मैं R1 प्लस कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ऑपरेशन बनाना मैंने आपको अच्छे से सिखाया, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो स्टार्टिंग से देखना, बीच में से पकड़ोगे खुद ही गड़बड़ हो गई। ये 0 बन गया, ये कितना बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3, 2 2 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0, ये कितना आ जाएगा मेरे पास -3, और ये 2 + 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। अरे हो समझ इतनी, करो इसे कन्वर्ट, ठीक है। सर अब कर देता हूँ, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बात समझ में आई गई। कंसेप्ट क्लियर रखो बस। 1 - 1 2 0 3 -4, ठीक है। अब देखो ये दोनों रो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस अपोजिट साइन के साथ है, तो सीधा ऑपरेशन लगा दूंगा, R3 = R3 + R2। ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। देखो दिक्कत यहाँ क्या आ गई, अगर रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ वेरिएबल्स से इक्वल होती तब मैं कहता यूनिक जीरो सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ कम आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है। क्या आ रही है, रैंक ए की कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है, यानी कि जो रैंक है ए की वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है, यानी कि मेरे पास यूनिक जीरो सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक जीरो सॉल्यूशन कब आता था, जब रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम होते थे, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉसिबल है। तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, क्यों, ये क्या प्रूव हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन हमें क्या प्रूव करना था, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब भाई यहाँ फंस गए काम, क्योंकि हमें तो रैंक निकालनी है। क्या करेंगे, देखो एक क्वेश्चन याद है आपको, बेसिस में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि अगर मुझे वेक्टर्स दे रखे हैं और उसमें से सिलेक्ट करने की कौन से वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट या बेसिस का सेट बनाएंगे। उसमें 3 वेक्टर्स दे रखे थे और हमने सेलेक्ट करके 2 निकाल लेते कि भाई ये 2 वेक्टर्स है मेरे पास जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए और बेसिस के एलिमेंट्स बनेंगे। तो यही काम वो करना है। देखो ध्यान से क्या तरीका बताया था, लास्ट वाली रो हटाते चले जाओ, ये तो 0 रो बन गई ना, इसका काम खत्म। 1 - 1 2 कहां से बन के आई, यहां से। ये कहां से बन के आई, यहां से। तो पहला तो मेरे पास ये हो गया। अगर मैं बेसिस लिखना चाहूं B1, तो पहला वेक्टर तो मेरे पास 1 - 1 2 हो गया। सेकेंडली 0 3 - 4 है, पहले आ जाओ, स्टार्टिंग में आ जाओ। उल्टा रिवर्स में चलना है, देखना है कि जो बन के आई है आखिरी रो, ये स्टार्टिंग में कहां से बन के आई थी। कभी कभार क्या होती है ना, रो इंटरचेंज हो जाती है मेरे पास ऑपरेशन लगाने के बाद। तो जब आप वापस बैक मारोगे तो आपको पता चलेगा ये वाली रो यहाँ थी या कहाँ थी। तो ये वाली यहाँ पे थी और इस किससे बन के आई, 2 1 0 से। तो सेकंड मेरे पास ये हो गया 2 1 0। थर्ड वाली 0 है, काम खत्म। यानी कि ये मेरे पास क्या बना, इज बेसिस ऑफ आर। ये था हमारे पास मुद्दा। इस क्वेश्चन की खासियत है कि जो मैंने 3 वेक्टर्स निकाल लिए थे रेंज के बाद, जो मैंने 3 वेक्टर्स आपके निकाल लिए थे इमेज सेट के, उन तीनों के स्पैनिंग से पूरा का पूरा आरटी जनरेट हो रहा था। अब ये चेक करना था कि जो 3 वेक्टर्स है ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मैंने पूरा ऑपरेशन लगा और क्या प्रूव हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। काम खराब हो गया, लेकिन हमें तो एलिमेंट्स चाहिए, डायमेंशन निकालनी है। तो कौन से वो वेक्टर्स है उन 3 में से जो बेसिस का सेट के एलिमेंट्स बनेंगे, और वो कौन से है मेरे पास, ये वाले और ये वाले, क्योंकि तीसरे वाली क्या होगी, 0 रो होगी। मैं अब भी कह रहा हूँ आपको रिवर्स देखना पड़ेगा, यू नहीं देखना कि 0 बनी तो पहले ये वाली हटा दो ना, ऐसा नहीं काम करना। क्योंकि कभी कभार ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं, R2 रिवर्स R3 कर देते हैं, तो ये वाली हो सकती है ऊपर होती है, ये वाली नीचे होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, रिवर्स समझ में इतनी। तो 2 एलिमेंट्स आ गए, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, बताओ जी क्या कह सकता हूँ कि जो डायमेंशन है मेरे पास RT की वो कितनी है, मेरे पास 2 है। और डायमेंशन ऑफ RT को मैं क्या कह रहा था, रोटी, क्या कह रहा था, रोटी। और ये रोटी हमारे पास क्या थी, रैंक ऑफ टी। बताओ इतनी बात समझ अच्छी तरीके से। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था। पहले क्या करा, डोमेन के स्टैंडर्ड बेसिस लिए 3, उन तीनों की इमेज निकाल ली हमने। वो इमेज पूरे के पूरे RT सेट को जनरेट करेगी, कर दिया जनरेट। अब चेक करना है डायमेंशन निकालने के लिए कि वो जो 3 वेक्टर्स बन के आए हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए या नहीं होंगे। स्पैनिंग से तो पूरा का पूरा सेट जनरेट हो गया, वो तो पता चल गया हमें, लेकिन देखना है वो 3 वेक्टर्स आपस में अलाई हो गया नहीं हो गए। तो पूरा प्रोसीजर वो लगाओ, चेक द वेक्टर्स वेदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सेपरेट क्वेश्चन था। अब देखो वो क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज हो गया, इसलिए लेंदी बन गया प्रोसीजर।
कंसेप्ट इतना रखना है, हमें डायमेंशन तक पहुंचना है। तो एक बेसिस का सेट ढूंढना है जिसके एलिमेंट्स पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, और सेकेंडली वो तीनों आपस में क्या होने चाहिए, एल आई होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों नहीं थे, कितने थे मेरे पास, 2 थे, इसलिए डायमेंशन कितनी आई मेरे पास, 2 आ गई। अरे बात समझ में इतनी। अब मुझे क्या निकालना था अगले क्वेश्चन में, पहला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड रैंक, और तीसरी नलिटी निकालनी थी। नलिटी यहाँ से डायरेक्ट निकाल दोगे, चलो मैं यही लिख देता हूँ, चलो यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नलिटी के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद भी है तो आसाम से, रो टी प्लस म्यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ये मेरे पास फॉर्मूला था। जहां पे रोटी हमारे पास क्या थी, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, म्यू टी क्या थी, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और डायमेंशन यू किसकी थी, जो डोमेन सेट है उसका डायमेंशन क्या था। तो डायमेंशन यानी कि कितने कोऑर्डिनेट्स थे, कितने कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, ए बी सी, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट। तो डायमेंशन कितना आ गया, 3 आ गया। नलिटी मुझे निकालनी है, नलिटी मुझे निकालनी है, और रैंक अभी निकाल के आया हूँ, कितनी निकाल के आया, रैंक 2 निकाल के आया। तो यहाँ से मेरे पास नलिटी कितनी आ जाएगी, 3 - 2 1 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, नलिटी, क्या है, नलिटी। अरे बात समझ कितनी। तो आपको पूरा प्रोसीजर नहीं निकालना नल स्पेस का। क्वेश्चन में अगर नल स्पेस पूछते तो कुछ नहीं करती, ये एबीसी वेक्टर ऐसे 0 के इक्वल रख देते, 0 वेक्टर के, और वहां देख लेते कि एबीसी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ रही है। अगर एक आई 0 0 0 तो नल स्पेस हो जाएगा मेरे पास, वरना हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट एलिमेंट्स बन जाएंगे। वो के म्यू किसी की भी टर्म्स में लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ रैंक निकालनी है, और नलिटी सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्मूले से लगानी है, रोटी प्लस म्यू टी इज इक्वल टू डाई म्यू। इससे हम यूज करके डायरेक्ट नलिटी निकाल लेंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखिए सब।